तो बच्चों, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के बेस पे सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन। अब हम अपने क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने देखा सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी 1 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा होती है। हमने देखा इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.001 ग्राम पर 100 ml से कम होती है। अब हम देखने जा रहे हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो बच्चों, अब हम देख रहे हैं थर्ड क्लासिफिकेशन, वही थर्ड पार्ट स्पैरिंगली। तो अब हम देखने जा रहे हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस को बच्चों। तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस, आप गेस वर्क कर सकते हैं इसमें कि ये क्या होंगे। ये कॉमन सी बात है, जो सॉल्युबल ना हो, जो सॉल्युबल ना हो और इनसॉल्युबल ना हो, वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा ना। देखिए क्या मतलब इसका, कि स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस के बीच की कैटेगरी है। यानी जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के बीच में आते हैं उनको हम स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। हमने देखा था सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी 1 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा हो, ऐसे सब्सटेंसेस को सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.001 ग्राम पर 100 ml से कम हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन है कि जिनकी सॉल्युबिलिटी इन दोनों के बीच में लाई करे, यानी सब्सटेंसेस whose solubility लाई करती है बिटवीन किसके बिटवीन में 1 ग्राम पर 100 ml एंड 0.001 ग्राम पर 100 ml। समझने वाली बात यह है कि इन सब्सटेंसेस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो 1 ग्राम पर 100 ml से तो कम होगी, पर 0.00 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट को मेंशन करना ज़रूरी है। आप ऐसा मत समझिए कि 1 ग्राम पर 100 ml अगर किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी है तो वो स्पैरिंगली सॉल्युबल बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो सॉल्युबल ही है। अगर इससे कम है, यानी 1 ग्राम पर 100 ml की सॉल्युबिलिटी कम है और 0.001 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा है, उस केस में सब्सटेंस स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। तो इस बात को मैं मेंशन करना हूँ यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी मस्ट बी हायर देन, किससे ज़्यादा होनी चाहिए, किससे 0.001 ग्राम पर 100 ml, इससे तो ज़्यादा हो, बट लेसर देन, किससे कम हो, बट लेसर देन 1 ग्राम पर 100 ml। ऐसे सब्सटेंसेस को हम स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स या केमिकल फैक्टर्स, जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स और इन्फ्लुएंसेस दैट कैन इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी, दैट कैन इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हमारी हेडिंग यही होगी कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो सबसे पहला जो फैक्टर है, जनरली इसके मेजर 2 फैक्टर्स हैं, को ए बी नाम से हम दिखा रहे हैं। पहला है टेम्परेचर और दूसरा क्या है बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, आयनिक है, कोवेलेंट है, सॉल्यूट कैसा किस टाइप का है, और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कैसा सॉल्वेंट है। और टेम्परेचर, इन 2 फैक्टर्स पर, टेम्परेचर और नेचर पर हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है।
तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर पे किस प्रकार डिपेंड करती है। तो बच्चों थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अगर आप समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे। थोड़ा सा अल्ट्रा टेंशन दे दीजिए यहाँ पर। तो अगर जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना, इसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन मतलब प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है, प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाना यानी डिसोल्यूशन करना, डिसॉल्व करना। तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है बच्चों, अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, समझिए ध्यान से, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है। अगर घोलने पर सॉल्यूट को, अगर हम सॉल्वेंट में जब घोलते हैं तो अगर हम उसमें, अगर हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करता है बच्चों। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर डिसॉल्व करने पर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में टेम्परेचर सॉल्यूशन का घट जाए, डिक्रीज हो, इसका मतलब प्रोसेस कैसी है, डिसोल्यूशन की, एंडोथर्मिक है। उस केस में हम देखते हैं, तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारी डिसोल्यूशन प्रोसेस, इसको समझना बहुत थोड़ा सा अल्ट्रा टेंशन पे करिए, कि अगर हमारी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, डिसोल्यूशन प्रोसेस का क्या मतलब है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलना, इसको डिसोल्यूशन कहते हैं। अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलने पर हम देखते हैं कि जो विलयन बना है, जो सॉल्यूशन बना है, उसका टेम्परेचर घट जा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वो डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी है बच्चों, एंडोथर्मिक। और अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इज डिसोल्यूशन, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक इन नेचर। अगर ऐसा है बच्चों कि जो हमारी डिसोल्यूशन प्रोसेस है, अगर वो एंडोथर्मिक है, नेचर, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारी एंडोथर्मिक नेचर की है, यानी कि हम जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमने देखा कि जब सॉल्यूशन बना तो टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, तो उसका मतलब कैसी है, वो एंडोथर्मिक है, यानी एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हमसे सिस्टम हमसे एनर्जी लेता है। तो हमने देखा कि अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो उस केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों, ऐसी प्रोसेस के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को और टीचर्स को भी, दोनों को डाउट होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, पर बच्चों ऐसा नहीं है। सॉल्युबिलिटी तभी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है जब जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। सॉल्युबिलिटी को बढ़ने के लिए टेम्परेचर के साथ ज़रूरी है कि जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, जो प्रिपरेशन है सॉल्यूशन का, वो प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक हो। कैसी हो बच्चों, एंडोथर्मिक हो। एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा मैं और इस पर डीप बता देता हूँ आप लोग को। एंडोथर्मिक का मतलब है कि जो डेल्टा एच है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। जो डेल्टा एच है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। ये इंथैल्पी चेंज क्या है, एंडोथर्मिक क्या होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में जब हम इसके लेक्चर अपलोड करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे अगर आप कमेंट सेक्शन में हमसे कहें तो हम इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो आगे देखेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। पर इतना समझिए कि अगर डिसोल्यूशन की प्रोसेस एंडोथर्मिक है, उस केस में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ में। ठीक है बच्चों, तो कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, तब तक के लिए धन्यवाद।